ग्रीटिंग्स एवरीवन। हरियाणा जुडिशरी आ चुका है, जिस चीज़ का हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। हम एंटिसिपेट इतना ज़्यादा कर रहे थे कि हरियाणा जुडिशरी में काफ़ी सारी वैकेंसीज जो हैं वो आउट होंगी। तो फाइनली वो टाइम आ गया है। सो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन उन्होंने जो है 1 जनवरी 2024 उनमें जो है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी है। what better a न्यू ईयर गिफ्ट टू अस वुड बी अदर देन दिस। ओके, सो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हम देखते आए थे कि हरियाणा जुडिशरी में क्या होता है। जुडिशरी में मोस्टली हमेशा लॉ पूछ लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछते हैं, जीके आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी। कभी इस बार ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐड हो जाएगा। वो सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है, आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर दिस इज एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2024, 1 जनवरी को आई है। और देन नाउ डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है इस एडवर्टीजमेंट की, दैट इज 1 जनवरी 2024, जैसा मैंने आपको बताया। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप जो है 5 जनवरी 2024 को जो है वो ओपन हो जाएगा आपका लिंक, और फिर जो है आप अपना अप्लाई कर सकते हो। और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, दैट इज 31 जनवरी 2024। और उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है कि आप कौन सी जो है वेबसाइट पे आप जा सकते हो। आप इसको 5th के बाद जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो, एंड देन आप अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट में आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द फर्स्ट वन इज दैट द कैंडिडेट टू इंश्योर द eligibility criteria for the examination, that is that the candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to the examination. Their admission to all the stages of examination will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. Mere issue of e-admit card to the candidates will not imply that his or her candidature has been finally cleared by the commission. मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आपको जो है ई एडमिट कार्ड अगर सबमिट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो उन्होंने जो है हरी झंडी दिखा दी है कमीशन ने। नो, the commission takes up the verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidate has qualified the mains written examination or interview or personality test. अब नोट क्या है, the decision of the commission with regard to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. तो अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने सिर्फ आपको जो है ई एडमिट कार्ड दे दिया तो जो है आपका कैंडिडेट जो है फाइनल हो जाएगा कि देखो कमीशन ने जो है आपको अप्रूव कर दिया। नहीं, आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो कब होगी, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। कब? जब कैंडिडेट जो है मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेगा, या इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। नाउ हाउ टू अप्लाई। Candidates are required to apply on the website, that is https://government.gov.in. Detailed instruction for filling up the online applications are available on the above mentioned websites. No other means mode of submission of application will be accepted. तो मतलब सिर्फ एक ये जो इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, सिर्फ यहीं पर ही जो है आप एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन। और कोई जो है वेबसाइट वहां पर जो है आप मतलब कि और कोई वेबसाइट जो है इसके अलावा नहीं है उपलब्ध, जहां पर आप जो है अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। नाउ द थर्ड वन इज लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड अप टू 31 जनवरी 2024 टिल 11:55 PM। मतलब 31 जनवरी की रात 11:55 तक आप जो है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हो, एंड नॉट उसके बाद नहीं। द कैंडिडेट्स शैल बी इशूड ई एडमिट कार्ड वेल बिफोर द commencement of the examination. The e-admit card will be made available to the official website of the commission for downloading by candidates. No admit card will be sent by post. तो ठीक है, आपका पोस्ट के थ्रू आपके घर पे एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। Now fourth आ जाता है facilitation counter for guidance of candidates. In case of any guidance, information, clarifications regarding their application, candidature, etc., candidates can कॉन्टैक्ट ओवर हेल्पलाइन। आपको हेल्पलाइन दी हुई है जिसके थ्रू आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसके रिगार्डिंग? कोई भी एप्लीकेशन है, कैंडिडेट कोई भी आपको इशू हो रहा है तो आप इस हेल्पलाइन में जो है कांटेक्ट कर सकते हो। उन्होंने नंबर दिया हुआ है और उन्होंने जो है हेल्प डेस्क ईमेल आपको सब प्रोवाइड करी हुई है।
देन हमारा आ जाता है, और इसके वर्किंग आवर्स भी इन्होंने मेंशन करे हुए हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है नेम एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसी से ही आपको पता चलेगा कि जो है कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं, कितनी नहीं है। तो टोटल जो पोस्ट हैं रिक्रूटमेंट के लिए दैट इज 174, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 129 एक्चुअल वैकेंसीज हैं। 45 जो है एंटिसिपेटेड वैकेंसीज हैं, मतलब वो अभी एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है जब तक एग्जाम हो, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, तब तक ये वैकेंसीज जो है अवेलेबल हो जाए। तो इसमें क्या कैटेगरी वाइज कैसे हैं कि जनरल की 77 है, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, माइंड यू शेड्यूल कास्ट और किसी स्टेट्स के नहीं काउंट किए जाएंगे, शेड्यूल कास्ट एससीज ऑफ ओनली हरियाणा। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी आउटसाइड हरियाणा है दैट वो जो है हरियाणा जनरल कास्ट के थ्रू, जो जनरल कैटेगरी जो है दैट इज अनरिजर्व कैटेगरी, उसके थ्रू अप्लाई करेगी। सो जनरल सीट्स आर 77, एससीज ऑफ हरियाणा 30, backward classes A of Haryana 11, backward classes B of Haryana 1, then EWS is 10. So this adds up to the total of 129. Then ex-serviceman ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ex-serviceman of Haryana 4, and then ex-serviceman SC of Haryana 1, and then 1 then benchmark भी आप इसको जो है रेफर कर सकते हो। देन वो तो थी एक्चुअल वैकेंसीज की बाइफर्केशन, जिसमें जनरल की 77 थी। लेकिन अब जब यहाँ पे एंटिसिपेटेड की बात आती है, तो एंटिसिपेटेड में इनकी जनरल की वैकेंसीज है 24, देन एससीज ऑफ हरियाणा 9, देन बैकवर्ड क्लासेस ए ऑफ हरियाणा 6, ऐसे ऐसे जो है इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है। देन टोटल एड्स अप टू 45। नाउ द पोस्ट रिजर्व्स ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हैविंग डिसेबिलिटी शोन अंडर। ओके, तो ये आप जो है डी वाली जो कैटेगरी है आप इसको रेफर कर सकते हो। आई एम पॉजिंग इट राइट नाउ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन रीड इट लेटर। देन note number 2 is that the number of posts given above against each category are available to variation to any extent। मतलब ये जो है उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे इसको जो है वेरी कर सकते हैं। Then the note number 3 is the decision of commission with regard to eligibility or otherwise of a candidate for admission shall be final। Okay, commission के पास जो है full authority होगी, full discretion होगी कि उनका जो say होगा that will be a final say, whatever they will say we have to accept। Now comes note number 4। Note number 4 is 2% reservation for freedom fighters and their children, grandchildren of Haryana will be available only if quotas reserved for ex-serviceman or backward remains unfilled due to non-availability of suitable ex-servicemen or children of suitable candidates from the backward classes। मतलब 2% जो है फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो है, और जो उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जो है अवेलेबल होगी, सिर्फ और सिर्फ कब, जब ये जो एक्स सर्विसमैन और ये जो बैकवर्ड क्लासेस की जो वैकेंसीज है ना वो अनफिल्ड रह जाएगी, तब उनको जो है दिया जाएगा। नाउ कम्स द ऑनलाइन लिंक फॉर रेलिवेंट सर्विस रूल्स, ये जो सारी चीजें है इस वेबसाइट में गिवन है। देन आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टेंटेटिव डेट क्या है एग्जामिनेशन की। टेंटेटिव डेट इज preliminary examination shall be conducted on 3rd of March 2024। ओके, सो ये टेंटेटिव है, ये मतलब कि 3rd of March जो है प्रीलिम्स जो है उसके अराउंड हो सकता है। देन कम्स की मेंस कब होगा, मेंस होगा इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, कभी भी हो सकता है। देन वाइवा वोस का जो है वो आपको बता देंगे कब होगा कब नहीं होगा, इट इज टू बी अनाउंस्ड लेटर। Then in case of change, the schedule will be notified on website of High Court, that is इन्होंने वेबसाइट दी हुई है www.highcourt.chd.gov.in। देन कम्स द सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन वही है कि आपको जो है बता दिया जाएगा कि बेसिकली कहाँ पे होगा, और आपको कोई भी चेंज जो है सेंटर में आप उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो कि देखो मेरा सेंटर ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, प्लीज इसको चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, वो बाद में नोटिफाई हो जाएगा आपको। देन कम द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है सबसे पहले, दैट इज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, प्रीलिम्स जिसको हम कहते हैं,
द फर्स्ट वन इज दैट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे, वो तो आपको पता है कि मोस्टली प्रीलिम्स इज एमसीक्यू। एमसीक्यू होंगे एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेंस, जो कि सब्जेक्टिव होगा। और प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो ओएमआर शीट्स पे होगा और वो कंप्यूटर के थ्रू स्कैन करी जाएंगी। हाँ, दैट्स वाई वहाँ आपको जो है कोई भी प्रोविजन रीचेकिंग और रीएवैल्यूएशन का नहीं दिया जाएगा। वाई? बिकॉज ओएमआर शीट जो है कंप्यूटर के थ्रू चेक करी जा रही है। Then the question paper. The question paper of the prelims examination shall be of 2 hours. Okay, so 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 125 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा और एवरी रॉन्ग आंसर उसमें आपकी जो है 0.8 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब दैट इज 20%। तो 1/5 जो होता है, देखो आप देखते आए होगे कि ये इन्होंने नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम करी हुई है। अदरवाइज अगर आप और स्टेट्स की अगर नेगेटिव मार्किंग अगर आप देखोगे तो आप कहीं पे 1/3 देखोगे, कहीं पे 1/4 देखोगे, मतलब कि माइनस आपके डिडक्ट होता है, -0.25 हो जाता है डिडक्ट। लेकिन यहाँ पर ये जो है 0.8 डिडक्ट करेंगे, दैट इज 1/5। तो नेगेटिव मार्किंग इज मतलब कि का जो रेशियो है वो कम है। देन आ जाता है ईच क्वेश्चन शैल हैव 5 ऑप्शन, दैट इज A, B, C, D and E. If a candidate is attempting a question, he shall have to darken the appropriate circle A, B, C or D, and if not attempting a question, he shall have to darken E circle. If none of the 5 circle is darkened, 1/5 mark shall be deducted. Okay. इसका कंसिक्वेंस क्या है? देखो, हमने देखा है नेगेटिव मार्किंग कब होती है। अभी तक हम ये देखते आए थे कि नेगेटिव मार्किंग वहां होती है जहां पर क्या होता है, जहां पर आपका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो, आपको अगर A, B, C और D में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आता तो आप जो है E ऑप्शन को टिक करोगे। अगर आपने E ऑप्शन को भी टिक नहीं करा, मतलब एक क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, तो भी आपके जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मार्क्स डिडक्ट कैसे किए जाएंगे? मार्क्स डिडक्ट ऐसे किए जाएंगे कि आपको जो है क्या बोलते हैं, हर एक पूरे पेपर्स को जो है गो थ्रू करना है। हर एक पेपर का जो है ई ऑप्शन अगर टिक करोगे तब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अदरवाइज अगर आप पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाए और वो छोड़ दिए ऐसे ही क्वेश्चंस, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा वो, ठीक है। देन कम्स एनी, और ये जो है ना काफ़ी न्यू चेंज लेके आए, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था कि आपको जो है ना अटेम्प्ट करने के भी जो है आपके माइनस हो रहे हो। देन एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल in more than 10% questions, that is 13 questions, shall be disqualified. Now again new thing is कि कोई भी कैंडिडेट अगर 10% क्वेश्चन से ज़्यादा अगर वो नहीं डार्कन कर पाता है ई ऑप्शन को, मतलब ई ऑप्शन नहीं, मतलब किसी भी ऑप्शन को, तो अगर वो 13 क्वेश्चंस बेसिकली उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दिस इज अगेन अ न्यू थिंग। तो ये जो इसका जो 3rd और जो 4th क्लॉज है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी आपको। देन कम्स दैट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी MCQ आंसर्स फॉर प्रीलिम्स एंड शैल बी फ्रॉम द सिलेबस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, मेंस का जो सिलेबस होगा उसी से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। Then the candidate shall be accepted to have a general and basic overview of the main subjects and also to ability to answer questions on current events of national and international importance, Indian legal and constitutional history and governance. The candidate shall be tested for analytical skill, reasoning and aptitude. Okay. अब यहाँ पर जो है आपकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें भी आएगी जो कि पहले नहीं आती थी, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन शैल बी ऑफ लॉ ग्रेजुएट लेवल। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीलिम्स इज टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन. No candidate shall be allowed to appear in the mains examination unless an answer sheet secured minimum 150 marks. Read 100 marks for all reserved category excluding EWS. अच्छा, इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो कह रहे हैं कि देखो
कोई भी कैंडिडेट जो है वो मेंस एग्जामिनेशन नहीं देगा जब तक उसके जो है एटलीस्ट 150 मार्क्स जो है नहीं आ जाते प्रीलिम्स में. Okay, and reserve category के लिए 100 है. The marks obtained in the prelims exam shall not be counted towards final result. Candidates equal to 10 times the number of vacancies advertised. Then selected in the order of other merits and respective categories shall become final to sit in the main set. Okay, ठीक है. वो कह रहे हैं कि देखो जस्ट आपके प्रीलिम्स में जो है जो मार्क्स आ गए हैं वो नहीं काउंट किए जाएंगे कि भाई क्या फाइनल रिजल्ट रहेगा. जो भी कैंडिडेट जो है इक्वल होंगे 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके रिगार्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए आपकी जो है मेरिट डिसाइड होगी. वो तो चलो जितनी भी बैठेगी मेरिट लिस्ट, मेरिट में मार्क्स, वो बाद की बात है. देन आ जाता है हमारा then however numbers shall be subject to variation. Okay. Now notice that the candidate will have to upload the scanned documents certified in support of date of birth category. मतलब आपको जो है scanned documents या फिर certificates जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे. जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है या फिर कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, SC, BCA, BCB, EWS, ये जितने भी, या PWD, तो ये आपको जो है स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. ठीक है, जब भी आप अप्लाई करोगे. एंड द कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट फॉर BCA, BCB, EWS, DESM शुड हैव बीन इशूड ड्यूरिंग द ईयर. अच्छा, मतलब ये वाले जो इश्यूज कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके जो है कब होने चाहिए? इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के होने चाहिए. मतलब दैट इज 23-24, मतलब उस ईयर के होने चाहिए, मतलब बेसिकली लेटेस्ट होने चाहिए. issued by the Haryana government in this regard. Further, these certificates shall be valid for the year. Okay. Then comes instructions dated. ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस को आप रेफर कर लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द EWS सर्टिफिकेट मस्ट शो द एनुअल इनकम ऑफ फैमिली लेस देन 6 लाख रुपीज एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस डेटेड 25 February 2019. अब आ जाती है मेंस की बात. तो उन्होंने पहले ही बोला है कि प्रीलिम्स में कौन से आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट सिलेबस आएगा. प्रीलिम्स का वही सिलेबस होगा जो कि मेंस में आएगा. तो अब मेंस का कैसे होगा? मेंस में होगा पेपर 1, 2, 3 एंड 4. तो 1 में तो 200 मार्क्स का आएगा CPC, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन एविडेंस, हरियाणा अर्बन. ओके. देन पेपर 2 में आ जाता है हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन, इंडियन पीनल कोड, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. अभी ठीक है, पुराने वाले ही आ रहे हैं. देन कम्स इंग्लिश पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: इंग्लिश एसे, प्रेस राइटिंग, एंड देन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रीहेंशन, करेक्शंस. ओके. देन आ जाता है हिंदी का, लैंग्वेज का पेपर, जो कि आ जाता है ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी. ओके. कॉम्पोजिशन, एसे, इडियम्स, करेक्शंस, ये आप देख लोगे तो टोटल हमारा ग्रैंड टोटल जो हमारा 900 मार्क्स का बनता है. देन आ जाता है कि मेंस रिटन एग्जामिनेशन शैल बी सब्जेक्टिव नैरेटिव टाइप. मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर. ठीक है, अंग्रेजी में आपका जो है पेपर होगा एक्सेप्ट जो लैंग्वेज पेपर है जो कि हिंदी है. देन बेयर कॉपीज ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट ओनली शैल बी सप्लाइड, मतलब आपको बेयर एक्ट्स जो है सप्लाई किए जाएंगे. माई सजेशन वुड बी कि आप वहां पर बेयर एक्ट रेफर करने से अच्छा है कि उस बेयर एक्ट को अपने दिमाग में ही छाप के चले जाओ, मतलब मेमोराइज करके चले जाओ, ताकि वहां पर जो है आपको बेयर एक्ट रेफर करने का की नौबत ही ना आए. वाई? बिकॉज आप यहाँ पर अगर टाइम सेव करोगे, यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लोगे, तो एग्जाम में जो है आपका टाइम जो है सेव हो जाएगा. बिकॉज बेयर एक्ट्स खोलना, उसको रेफर करना, वो थोड़ा सा जो है टीडियस टास्क. बिकॉज देखो, पेपर कंप्लीट करना इन एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा टास्क होता है. सो इट्स बेटर दैट यू शुड मेमोराइज योर सेक्शंस एंड thoroughly, so there is no need to refer to the bare acts again and again. Then comes each written paper shall be of 3 hours ड्यूरेशन. ठीक है, 2 घंटे का प्रीलिम्स है, 3 घंटे का मेंस है. ऊप्स, कोई बात नहीं. Then comes the standard of the language paper shall be of matriculation examination of board of. ठीक है. Then comes आ जाता है वाइवा वोस. वाइवा वोस हमारा कब आएगा? वाइवा वोस है हमारा 200 मार्क्स का, जिसमें आएगा टू जज द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स.
ये सारी, और वो जो है इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा कि आप कितने अलर्ट हो, आप कैसे जो है आंसर क्विकली, कैसे आप जो है अपनी स्किल्स लगाकर आप कैसे आंसर देते जा रहे हो, दैट ऑल दैट विल बी टेस्टेड हियर. Now comes no candidate shall be credited with any marks in any written paper unless he obtains less than 30% marks in it. At least 30%, 33% marks. I'm so sorry. No candidate shall be credited with any marks in any written paper unless he or she obtains at least 33% marks. ठीक है, आपको at least 33% marks तो लेके ही आने हैं. Wait, let me put on the charger. Okay, now comes that provided that the number of candidates to be called for viva voce in order of the marks obtained in the written examination shall not exceed 3 times in the number of vacancies advertised. मतलब कि जो viva voce में जो आएंगे वो 3 times से ज़्यादा नहीं आने चाहिए. चलो ये सारी चीज़ें तो जो है उनकी वो है, वो कितनी मेरिट लग जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये बात की बात है. Then provided further that only those candidates shall be eligible to be recruited as civil judges या judicial magistrate who secure 50% or more marks. Okay, 45% for SC ST जो भी रिजर्व कैटेगरीज है इन एग्रीगेट मार्क्स और द सिक्योर्ड इन मेंस. अच्छा ठीक है, जो आपके मेंस और वाइवा वोस के जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 50% जो है होने चाहिए. Candidates shall be selected for appointment strictly in the order which they have been placed by selection committee. Okay. After the examination, each selected candidate shall produce a certificate of medical fitness. ठीक है, आपको जो है medical fitness का जो है सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा. Then comes a candidature of an applicant is provisional subject to the fulfillment of eligibility criteria of age, educational qualification, nationality as per rules. Okay. Then eligibility conditions, nationality as for this exam. अच्छा ये तो ठीक है, not that much important. अच्छा, अब आ जाती एज लिमिट. एज लिमिट इज दैट द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 years एंड नॉट मोर देन 42 years ऑफ एज एज ऑन बिफोर 31st of January 2024. मतलब दैट इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. तो आप 21 से छोटे और 42 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है, और रिलैक्सेशन दे दी जाएगी 5 साल की रिजर्व्ड कैटेगरीज को. ठीक है जी. देन कम्स, ये तो इतना नहीं है, सारा एज के ऊपर है. यू हैव टू डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विस मैन, दैट इज ऑल्सो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. वो आप रेफर कर लेना, इसको रीड कर लेना. देन कम्स सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट का भी मैंने आपको बता दिया. एविडेंस ऑफ एज आप कैसे दोगे? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो होता है या फिर इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट जो होता है आपका, हम बेसिकली 10th का वो ये सारी चीज़ें देते हैं, आप ये चीज़ें सबमिट करोगे. एंड देन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. No person shall be eligible to be appointed as a civil judge junior division unless he holds a degree of Bachelor of Laws from the university established by the law and approved recognized by the BCI of India. BCI basically BCI of India नहीं BCI और before 31st of January 2024. तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए जो कि अप्रूव्ड है बाय BCI. ये तो आप सभी को पता है, आप अगर इतने सारे एग्जाम्स अगर देते आ रहे हो तो नो बिगी. देन कम्स एप्लीकेशन फ़ी. एप्लीकेशन फ़ी की बारी आ जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है. द कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी पेबल थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अप टू 11 मतलब कि 11:55 तक, जो कि क्लोजिंग डेट है 31 of January 2024 2022 सॉरी 24. ओके. Now categories of candidates. So for male candidates of general category, including dependent son of ex-serviceman of Haryana. For male candidates of general of all reserved categories. For और देखो मेल कैटेगरीज जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं ना, इंक्लूडिंग ex-serviceman of Haryana, और मेल कैटेगरीज ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स. तो मैंने आपको बताया था कि जो अदर स्टेट्स की रिजर्व कैटेगरीज है वो जनरल में ही काउंट करी जाएंगी. तो उनके जो है 1000 रुपीज़ होंगे मेल कैंडिडेट्स के. ठीक है जी. लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं
चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे वो दूसरी स्टेट्स की रिजर्व कैटेगरी की हो, या फिर डिपेंडेंट हो ईएसएम ऑफ हरियाणा के, तो उनके जो है 250 रुपये होंगे। ठीक है जी। फिर आ जाता है फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एससी, उनका भी 25, और ईडब्ल्यूएस बीसी ये सारे जो हैं इसमें ये भी 250 रुपये हैं। लेकिन फॉर ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए जो है कोई भी फीस नहीं लगेगी, वो निःशुल्क होगी फीस। देन आता है फी विल नॉट बी रिफंडेड, तो फीस जो है आपकी जो है रिफंड नहीं होगी अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हो तो। मेरा मन नहीं कर रहा है एग्जाम में बैठने का, मेरी तैयारी नहीं है, तो उसमें जो है ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो है फीस रिफंड हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो है फीस एक बार चली गई तो चली गई, अब आप चाहे पेपर दो उसको या पेपर ना दो, फीस रिफंड होने से रही। इससे अच्छा तो आप जो है पेपर दे ही देना। देन कम्स एप्लीकेशंस विदाउट अ प्रिस्क्राइब्ड फीस अनलेस रेमिशन ऑफ फीस क्लेम्ड शैल बी समरली रिजेक्टेड। ठीक है। देन आप अगर ढंग से फीस नहीं देते हो, 1000 की जगह 999 भी अगर आपने दे दी है, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है उसको ध्यान से दे देना। देन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, बता दी है आपको। देन हाउ टू अप्लाई, मैंने बताया आपको कैसे अप्लाई करना है। 5 तारीख को ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको जो है इस पे क्या करना है, जाना है और अपने आप और रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है। हाउएवर इफ ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशन इफ ही और शी सबमिट्स अनदर मल्टीपल एप्लीकेशन देन ही मस्ट इंश्योर दैट एप्लीकेशन विद द हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट लाइक एप्लीकेशन डिटेल्स। अच्छा जी, एप्लीकेशन में काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा कर दी है तो उसमें जो है जिसमें ज़्यादा आपने पर्टिकुलर्स भरे हैं वो वाली कंसिडर की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी दूसरी एप्लीकेशन में फ़ीस भी पे कर दी है लेकिन उसके ज़्यादा पर्टिकुलर्स नहीं भरे हैं तो वो कंसिडर करी जाएगी या फिर एडजस्ट करी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जो जिसमें आपने ज़्यादा नंबर्स या डिटेल्स जो है भर दी हैं वही वाली एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट करी जाएगी लास्ट में। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स केयरफुली, देखो केयरफुली भरना, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट द स्कैन कॉपी, आपको बता दी है पहले। द एप्लीकेशन फॉर्म विल फाइनली बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेइंग द रिक्विजिट एप्लीकेशन फी। Okay, the application after final submission of the application, no change will be allowed and no request of change and any particulars in the online will be considered. The candidates must take print out of their, एक बार अगर आपने जो है एप्लीकेशन सबमिट कर दी है उसके बाद आपको कोई चेंज नहीं मिल सकता, चेंज करने को नहीं मिलेगा। आपको प्रिंट आउट लेना है उसका, उसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिटेन अ कॉपी ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है। रिगार्डिंग एनओसी बाय द एम्प्लॉयर, अच्छा ठीक है, जो भी ऑलरेडी मतलब जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, एनओसी लेना पड़ेगा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है एनओसी के बारे में। द एम्प्लॉयज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट हु हैव नॉट एग्जीक्यूटेड एनी बॉन्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट में फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन विदाउट NOC from the department. However, self-declaration of such government employees is required to be submitted to the effect that employee is not facing any disciplinary proceedings. मतलब आप अपनी एप्लीकेशन विदाउट NOC तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि देखो मैं कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है नहीं फेस कर रहा हूँ। In case of employees who have executed bond with the state government, the NOC of the head of the department shall, however, be required. If the candidate resigned after sending the application, then such candidate will be interviewed only if he or she produces a letter from the HOD to the effect that he or she has resigned from the post. ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो जॉब करते हैं कि भाई अगर आप कोई भी अगर जो एम्प्लॉई है वो हो जाता है तो उनको जो है रेजिग्नेशन लेटर और ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये सारी चीज़ें NOC, ये सारी चीज़ें आपको जो है
कब देनी पड़ेगी? इंटरव्यू से पहले। अगर आप नहीं दोगे तो आप जो है इंटरव्यू नहीं होगे, आपका इंटरव्यू जो है नहीं करा जाएगा। The candidate who joins service under government, quasi-government organization, public sector undertaking after the submission of application has executive bond will have to produce अच्छा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा आपको। ओके, देन आ जाता है स्क्राइब या कंपनसेटरी टाइम। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो कि ब्लाइंड हैं या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है, जो भी उनकी रिस्पेक्टिव डिसेबिलिटीज है, उनके लिए अगर स्क्राइब अगर प्रोवाइड करना होगा या जो भी उनके लिए होगा वो उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा और उनको जो है एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, दैट इज 20 मिनट्स पर आवर। ठीक है, देन आ जाते हैं नीचे, अ कैंडिडेट हु इज और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू बी गिल्टी ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन और अप्लाइंग प्रेशर और ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग या इम्पर्सोनेशन, या फिर फैब्रिकेट करते हो आप डॉक्यूमेंट्स को, या इररेलेवेंट फोटोज अप्लाई करते हो, या फिर आप जो है कोई मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करते हो, या फिर आप जो है कोई कॉपी इन प्रॉपर मीन से क्वेश्चन पेपर की ऑब्टेन कर लेते हो, या फिर आप इन्फ्लुएंस करते हो एग्जामिनर्स को, या फिर आप जो के पास अनफेयर मीन्स मिलते हैं, या फिर आप कोई ऑब्सीन मैटर लिख देते हो उसमें, या फिर मिसबिहेव करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप करते हो तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर डिबार कर दिया जाएगा। कहाँ से? उस सिलेक्शन कमेटी से। ठीक है, देन वो तो ठीक है यार, अब हम सारे तो आप आई एम श्योर आप सभी जो है एकदम शांत स्वभाव के लोग हैं और आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, तो आपके लिए तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ को अब। ठीक है, देन ये रिजर्वेशन वाला ये चीज़ है, ये आप रेफर कर लेना। इसमें आ जाता है द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी हरियाणा स्टेट के जितनी भी कैटेगरीज होंगी उनके लिए अप्लाई होगा। जो दूसरी स्टेट की रिजर्व कैटेगरीज हैं वो उनके लिए रिजर्वेशन जो है नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, द वुमेन कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर SC, BC A और BC B category are required to submit the caste certificate issued by the competent authority from parental side or father side only. Any of the following certificates will not be considered by the commission, that is issued from in-laws, that is husband side, mentioning husband's name only, mentioning both husband। okay, देखो आपकी अगर कहीं शादी हो गई है और आप अगर वहां से अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके आते हो तो वो नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा। जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड से ही कंसिडर किया जाएगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपके हस्बैंड का नाम लिखा है या हस्बैंड साइड से मिला हुआ है या दोनों हस्बैंड फादर का नाम लिखा हुआ है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। Then comes that the candidate of reserved categories of Haryana for which no post is available reserved can apply for the post of general category। ठीक है, जनरल कैटेगरी में तो एनीबडी कैन अप्लाई, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मतलब रिजर्व कैटेगरीज पे अगर आप नहीं, कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी अवेलेबल हैं। The reserved category candidates belonging to the other state will compete against, देखो मैंने अभी ये पहले ही बता दिया मैंने आपको कि जो दूसरी स्टेट्स की रिजर्व कैटेगरी है वो जनरल में फाइट करेंगे। देन आ जाता है दिस इज रिलेटेड टू एक्स सर्विसमैन। ठीक है, देन जनरल इंस्ट्रक्शंस, द यूज ऑफ एनी मोबाइल फोन, पेन ड्राइव एट्सेट्रा, वॉचेस और कैमरा, ब्लूटूथ एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैंड आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स। भाई देखो ये सारी चीज़ें मत लेके आना। ठीक है, देन कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल या कॉस्टली आइटम्स टू द वेन्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्योंकि सेफ कीपिंग वो इंश्योर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी को ऑलरेडी पता ही हैं। मेन नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू द अनलेस होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका एडमिशन के लिए। देन
सक्सेस इन द एग्जामिनेशन कन्वर्ट्स नो राइट टू अपॉइंटमेंट अनलेस गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ड्यू केयर इंश्योर करनी है। इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन जो है वो पूरी की पूरी रिजेक्ट, समरली रिजेक्टेड मतलब पूरी की पूरी रिजेक्ट कर दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इज ट्रू, ओके। देन द डिसीजन ऑफ द कमीशन, ये सारी चीजें जो है फाइनल होगा इन दिस रिगार्ड। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, स्कैंड सिग्नेचर होने चाहिए, स्कैंड कॉपीज ऑफ डिग्री होनी चाहिए, स्कैंड कॉपी एससी सर्टिफिकेट का जो हरियाणा का है वो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। देन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ये सारी जो है स्कैन कॉपी होनी चाहिए और बिना स्कैन नहीं चलेगी। आधार कार्ड, कोई भी जो भी है, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, एनओसी जो भी है, ये सारी जो है आपकी स्कैन चलेगी, ठीक है। नाउ बात आती है कि क्या विड्रॉल हो सकता है एप्लीकेशन का, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि क्या पैसे रिफंड हो जाएंगे, कि जी देखो मेरी तैयारी नहीं हुई थी, तो देखो विड्रॉल नहीं होगा। नो रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। री इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट अलाउड नहीं है। वाई? बिकॉज पहले ही हमने देख लिया है कि देखो कंप्यूटर से चेकिंग हो रही है, ठीक है। ओनली री चेकिंग ऑफ आंसर शीट्स ऑन a written request from a candidate can be allowed on payment of fee of ₹200 per answer sheet, ठीक है। अगर आपकी टोटलिंग या फिर इवेल्युएट नहीं होती तो उस केस में 200 रुपये दे के आपकी जो है री एवेल्युएशन हो जाएगी। And disposal of answer sheet, all the answer sheets of examination shall be preserved only for 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ, अच्छा सर 6 महीने के लिए जो है प्रिजर्व करी जाएगी, उसके बाद हमारी गारंटी नहीं है, मतलब कि कहाँ जाएगी वो। देन नो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड टू एनी कैंडिडेट फॉर अपियरिंग इन वाइवा और रिटर्न, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। देन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, कैंडिडेट शैल रीड द, अच्छा ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन जो है पढ़नी है ढंग से, फिल भी ढंग से करनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है एप्लीकेशन में, देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और हार्ड कॉपी आप लेके चलना, ठीक है। देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली, आप जो है अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए जो है अपडेट्स आप खुद जो है रेगुलरली विजिट करो साइट को, और आपको जो है मिल जाएगी। यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा ये समाप्त होता है। एंड आई होप आपको जो है ये पूरा डिटेल्ड समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।